Good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चों. Good afternoon. Good afternoon. Okay. तो आज हम लोगों ने कहा था कि सर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कंप्लीट हो गया है. केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कंप्लीट हो गया है सर. हम लोग स्टार्ट करेंगे आज. क्या? सरफेस केमिस्ट्री. एक मिनट है. ओके. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सरफेस केमिस्ट्री. जैसा कि गाइस ये जो सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर है ना, ये बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है. और ज्यादातर इसका जो पोर्शन है वो सर एनसीईआरटी बेस्ड है. तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हम एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें इसको. हमारे लिए ये बात काफी अच्छी रहेगी बच्चों कि हम लोग जो है एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें, ताकि जो है हमारे एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी ही आएगा वैसे. तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों ये बात अच्छी रहेगी कि आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है. तो देखिए सरफेस केमिस्ट्री में टॉपिक क्या क्या है आप लोगों के पास. आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इन चीजों को करने के लिए कामयाब हो जाओगे. ये बात इसमें बोली गई है, जो ये सब बता रहा हो. कामयाबी कब मिलेगी वो बात की बात है बच्चों. आइए पहले जानते हैं सरफेस केमिस्ट्री क्या. The branch of the science, the branch of the chemistry which deals with the surface. ठीक है ना सर. जो सरफेस पे स्टडी करती है उसको हम लोग जो है सरफेस केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं. ठीक है ना सर. कहने का ये मीनिंग है कि ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वह ब्रांच जो सरफेस की स्टडी करवाती है हम लोगों को, उसको बोला जाता है बच्चों सरफेस केमिस्ट्री. आइए सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखिए. Surface chemistry deals with the phenomena that occurs at the surface or interface. जाहिर सी बात है कोई भी सब्सटेंस आपने लिया हुआ है, इसके सरफेस पे जो भी रिएक्शन होगी ना, इसके सरफेस पे सर जो भी रिएक्शन होगी ना, तो सरफेस केमिस्ट्री उसी पे डील करेगी. सरफेस केमिस्ट्री बच्चों उसी पे डील करेगी. तो यहाँ पे बताया. ठीक है ना. The surface or interfaces is represented by separating the bulk phase by a hyphen or a slash. कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं ये सरफेस ये है, इस तरीके से एक स्लैश, एक लाइन, इस तरीके से एक लाइन, इस लेयर से क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है. हम बेसिकली इसको एक सिंपल लैंग्वेज में यही बोल सकते हैं. ठीक है ना. अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में और भी आगे पढ़ते हैं सर. ये तो एक बेसिकली उसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. बेसिकली बच्चों में आप लोगों को एक बात बता देता हूँ सर. जो ये सरफेस केमिस्ट्री है ना, इस सरफेस केमिस्ट्री या सरफेस की जो ये स्टडी है ना सर, इसके बारे में हम लोग ओनली जो है सरफेस पे, किसी भी चीज की सरफेस पे जो भी फिनोमेना होती है उन सब के बारे में कराते हैं. ठीक है ना. तो सर यहाँ पे हमारे पास एक फिनोमेना है सरफेस पे, जो एक फिनोमेना होती है उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन. तो एडजॉर्प्शन, आइए सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है सर. ये जो एडजॉर्प्शन की प्रोसीजर है ना बच्चों, ये हमारे पास बेसिकली सरफेस पे होने वाली फेनोमेना है. सर ये जो एडजॉर्प्शन की प्रोसीजर है ना, ये सरफेस पे होने वाली फिनोमेना है. इसी को हम लोग इसलिए यहाँ पे हम इसको एडजॉर्प्शन के नाम से जान रहे हैं. ठीक है ना सर. ये जो एडजॉर्प्शन है, तो देयर आर देयर सेवरल एग्जांपल, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हैं
which reveals the surface of solid has the tendency to attract molecule. हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो वो कह रहा है कि जो सरफेस की जो है मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी होती है एंड रिटेन द मॉलिक्यूल ऑफ द फेस, और मॉलिक्यूल को अपने ऊपर जमा करने की, ठीक है ना। यहाँ पे मॉलिक्यूल को अपने ऊपर जमा करने की बहुत सारी एग्जांपल है जिसकी हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है ना। ये हम लोगों ने देख लिया है। आइए देखिए, दीज मॉलिक्यूल रिमेन ओनली एट द सरफेस एंड नॉट गो डीपर इनटू बल्क। मतलब कहने का मतलब है कि सर यहाँ पे ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल है ना, ये ओनली इसी सरफेस पे जमा रहते हैं, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल जो है अंदर नहीं आ पाते हैं, अंदर नहीं आ पाते हैं, ये ओनली इसके बाहरी लेयर पे क्या रहते हैं, जमा रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है the accumulation of molecule species at the surface rather than in the bulk. bulk का मतलब अंदर की बात कर रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब है accumulation of molecule, जो मॉलिक्यूल है उन मॉलिक्यूल का accumulation at the surface, सरफेस पे मॉलिक्यूल के, इस मॉलिक्यूल का जो एडजॉर्प्शन होता है या जमा होना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन के नाम से हम लोग उसी को जानते हैं। समझ में आ रही होगी बात। The molecular species or substance which concentrates or accumulates, the molecular species or substance which concentrates or accumulates at the surface is termed adsorbate. कहने का मतलब मैं देखिए इसको बताता हूँ क्या बोला हो, कि अगर सपोज आपके पास सर यहाँ पे कोई एक सरफेस है, अब इसके बहुत सारे पार्टिकल का इसके ऊपर जमा हो जाना, इसके ऊपर जमा हो जाना, इसी को हम लोग सरफेस बोलते हैं। और बच्चों एक बात बताओ सर, तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा ये मॉलिक्यूल का इस लेयर के ऊपर जमा होना, तो ये जो मॉलिक्यूल इसके ऊपर जमा हो रहे हैं ना, आप देख रहे हैं सर यहाँ पे इस तरीके से मैं दोबारा इसको बना देता हूँ कि बढ़िया सी ड्राइंग में, ठीक है ना। अब देखो सर यहाँ पे बहुत सारे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं सर, इस तरीके से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं। इस तरीके से क्या हो रहे हैं, एक पार्टिकल इस मॉलिक्यूल के, ये जो कंपाउंड है, ये सब्सटेंस जो है, इसके सरफेस के ऊपर जमा हो रहे हैं। तो इसके सरफेस के ऊपर जमा हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से जमा हो रहे हैं। तो अकुमुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द पार्टिकल, बहुत सारे टाइप ऑफ पार्टिकल का जो अकुमुलेशन है ना इसके ऊपर, ये जो अकुमुलेशन है बच्चों, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं सर, इसी को हम लोग एक नाम देते हैं, इसी प्रोसीजर को बोलते हैं सर क्या, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। समझ में आई बात। अब देखो सर यहाँ पे एडजॉर्प्शन किसका हो रहा है, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना, छोटे पार्टिकल जिनका एडजॉर्प्शन हो रहा है ना, जिनका ये जो बड़ा कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है ना, इसके तरफ खींच रहा है। तो इसके सरफेस के ऊपर, इसके लेयर के ऊपर इनका जमा होना, इसके लेयर के ऊपर बच्चों इनका जमा होना ही हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। अब जो पार्टिकल इसके ऊपर जमा हो रहे होते हैं ना, तो उसको बोला जाता है एडजॉर्बेट। उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पार्टिकल इसके ऊपर विच कॉन्सेंट्रेट्स या अकुमुलेट्स एट द सरफेस, जो जमा हो रहे हैं या अकुमुलेट्स हो रहे हैं सरफेस के ऊपर, उनको बोलते हैं एडजॉर्बेट। और जो सामने वाले पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब जिसके ऊपर ये जमा हो रहे हैं, उसको बोला जाता है एडजॉर्बेंट, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ व्हिच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, और उस मटेरियल की बात कर रहे हैं जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो इसी के तो सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट। इसको क्या बोला जाता है सर, इसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। मतलब आप देख रहे हैं ऊपर वाला पार्टिकल क्या है सर, जिसके सरफेस, बच्चों जिसके सरफेस पे ये जमा हो रहे हैं ना, तो उसको तो सर जाहिर सी बात है आप एक ही नाम दोगे, क्या नाम बोलोगे सर, उसको तो बच्चों आप एक ही नाम बोलोगे, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि एडजॉर्बेट बोलेंगे, क्योंकि उसी के पार्टिकल के, उसी के सरफेस पे वो पार्टिकल जमा हो रहे हैं। और सर जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है ना, जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है ना, उसी को तो सर एडजॉर्बेंट के नाम से जान। समझ में आया रे बच्चों, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट किसको बोलते हैं। Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है ना। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। सर एब्जॉर्बेट एक बार वापस समझा दो ना। एडजॉर्बेट का मतलब ये होता है ना भाई, मैंने अभी बताया था ना, देख तेरे पास सपोज ये कंपाउंड है, अब इसके सरफेस पे क्या हो रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। बताया था मैंने, इसके सरफेस पे क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल क्या हो रहे हैं बेटा, जमा हो रहे हैं। ठीक है ना सर, इसके सरफेस पे क्या हो रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल जमा हो रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना, ये जमा हो रहे हैं ना, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इन्हीं छोटे पार्टिकल को बोला जाता है एडजॉर्बेट। और जिसके सरफेस पे सर एडजॉर्प्शन होता है ना, जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो इस बड़े वाले पार्टिकल के सरफेस पे हो रहा है, इसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। आए समझ में। एब्जॉर्बेट होता है ना सर, आपने दोनों का एक ही लिखा। एक एडजॉर्बेट हो गया, एक एडजॉर्बेंट हो गया ना। यस सर, पता चल। एडजॉर्प्शन इन एक्शन, देखिए थोड़ा सा कुछ एक्शन में क्या क्या आते हैं उनके बारे में देखिए। If a gas like O2, H2, CO, Cl2, NH3 and SO2 is taken in a closed vessel, आप इसको किसी closed vessel में ले रहे हैं, containing powder का चार, ठीक है ना, पाउडर चारकोल के साथ क्या कर रहे हैं, चारकोल के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ये चारकोल है और चारकोल के साथ मिक्स कर रहे हैं किसको, गैसेस। तो ये चारकोल क्या करता है ना बच्चों, गैस को अपनी तरफ खींच लेता है। गैस को अपनी तरफ जैसे ही खींचेगा, तो जो चारकोल का लेयर होता है ना, चारकोल के पार्टिकल का लेयर होता है ना, इसके ऊपर इस तरीके से गैस जमा हो जाती है, इसके ऊपर इस तरीके से गैस जमा हो जाती है। तो इसी को तो बोला जाता है एडजॉर्ब, इसी को तो बोलते हैं एडजॉर्प्शन। सर इसके पार्टिकल के ऊपर जमा होना, इस तरीके से जमा होना, इसी को तो बोलते हैं एडजॉर्प्शन। दूसरा एग्जांपल भी है, इन ए सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई से methylene orange blue, sorry, methylene blue, when animal charcoal is added and the solution is well shaken, it is observed that filtrate turn colorless। ठीक है ना, the molecule of dye thus accumulate on the surface of charcoal। कहने का ये मतलब है कि अगर आपको देखो, डाई क्या होता है ना बच्चों, एक ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं ना जो कलर देता है। जैसे कपड़ों की इंडस्ट्री होती है ना, उसमें कपड़ों में कलर डालने के लिए क्या करते हैं, डाई को यूज करते हैं। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, सपोज ये डाई मॉलिक्यूल है, अब इस डाई मॉलिक्यूल में क्या किया, बहुत सारे छोटे छोटे गैस को क्या किया, बहुत सारे, सपोज आपने एक कंटेनर लिया था, इस तरीके से मैं बना देता हूँ, एक कंटेनर लिया था ऐसा, अब उसके अंदर आपने क्या किया, कुछ डाई के मॉलिक्यूल ले लिए इस तरीके से। ठीक है ना, और सर उसी के अंदर आपने क्या किया बच्चों, इस तरीके से छोटे छोटे गैसेस पार्टिकल ले, है ना। अब ये जो गैसेस पार्टिकल है, इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर दिया, सर ऐसे मिक्स कर दिया, देख लीजिएगा राउंड वाले जो पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, इस कंटेनर में देखिए आपने ऐसे तरीके से लिया, ऐसे लिया हुआ है। ठीक है ना, अब मैंने आपको क्या बताया बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा। सर अब सपोज आपने क्या किया, यहाँ पे एक डाई जो पार्टिकल है ना, एक डाई पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ये क्या होता है ना, जैसे आप इसको आपस में मिक्स करें, तो जो गैस के जो आप डाई, सॉरी, एक जो डाई जो चारकोल है ना, चारकोल के रिस्पेक्ट में ये इस तरीके से जो डाई है ना, ये इस तरीके से इसके ऊपर जमा हो जाता है। ये जमा हो रहा है तो आप ये बोलेंगे सर ये पूरा एक तरीके से एडजॉर्प्शन की प्रोसीजर होगी। ठीक है ना,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ये भी आपका एक एडजॉर्प्शन की प्रोसीजर हो जाता है। ऐसे ये एग्जांपल भी दोनों पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना सर, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब एक और प्रोसीजर है डिजॉर्प्शन, यहाँ पे एक और टर्म लिखा हुआ है डिजॉर्प्शन। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जांपल दैट solid surface can hold gas or liquid molecule by virtual adsorption. This procedure removing, ठीक है ना, उसको बोलते हैं removing an adsorbent substance from a surface on which it is adsorbed is called desorption. कहने का मतलब ये है ना सर, देखो सर सपोज आपने क्या कराया, एडजॉर्प्शन की प्रोसीजर करवाई थी सर, एडजॉर्प्शन की जो प्रोसीजर करवाई थी, इस प्रोसीजर में आपने क्या देखा था सर, जो ये जो पार्टिकल है ना, छोटे छोटे पार्टिकल है ना, ये क्या हो गए, इसके सरफेस पे जमा हो गए। अगर मैं वापस से इसको इस सरफेस से बाहर निकालता हूँ, इस छोटे छोटे पार्टिकल को इस सरफेस से बाहर निकालता हूँ, अगर मैं छोटे से छोटे पार्टिकल को यहाँ से बाहर निकालता हूँ, इसको सेपरेट करता हूँ, तो सेपरेट करने की जो प्रोसीजर है ना, तो इसी को तो बोलते हैं डिजॉर्प्शन, है ना। मतलब जो पार्टिकल जमा हुए थे सरफेस पे, उनको बाहर निकाल रहा हूं, मैंने उनको बाहर निकाला और उसको मैंने क्या बोल दिया, डिजॉर्प्शन का नाम दे दिया। मतलब सर एडजॉर्प्शन का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन हो जाएगा। नहीं आया क्या समझ में, हाँ या ना बोलो। नहीं सर, वापस समझाओ ना सर। कहाँ सोया रहता है यार, मैं कह रहा हूं एडजॉर्प्शन का ठीक उल्टा होता है डिजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन में क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है, सरफेस पे चिपक के रहते हैं, सरफेस पे पार्टिकल क्या रहेंगे, चिपक के रहेंगे। अब इन सरफेस के पार्टिकल को वापस निकालना, बाहर खींचना, मतलब यहाँ से चिपके हुए पार्टिकल को बाहर रिमूव करना, यही तो डिजॉर्प्शन है, यही तो डिजॉर्प्शन है। आया समझ में, तो ठीक अपोजिट प्रोसीजर होगी आपकी जो है, ठीक है ना, डिजॉर्प्शन। अच्छा एक और टर्म बच्चों इसमें दिया हुआ है, जरा देखिए, एक और टर्म दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। पहले तो आप एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं वो भी तो देखें। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, देखो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, देखो मैंने यहाँ पे दो चीजें बना रखी है। देखो ये एडजॉर्प्शन हो गया, ये एडजॉर्प्शन हो गया। अब मैं एक और दूसरी प्रोसीजर बता रहा हूं। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, देखो बेटा सर इन दोनों में क्या डिफरेंस, इसको मैंने कहा ये एडजॉर्प्शन है, और सर इसको मैंने कहा एब्जॉर्प्शन है। बच्चों एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या आंसर है, देखो एडजॉर्प्शन में क्या होता है बच्चों, पार्टिकल सरफेस के ऊपर जमा हो जाते हैं, पार्टिकल सरफेस के ऊपर जमा हो जाते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, पार्टिकल सीधे अंदर आ जाते हैं, खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, समझ रहे ना, पार्टिकल सीधे अंदर आ गए हैं। आप देख लीजिएगा एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में एक ही डिफरेंस है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बच्चों क्या डिफरेंस है आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये पार्टिकल सीधे, एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है ठीक है ना सर, एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल सीधे जमा हो रहे हैं उसके सरफेस के, और एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, सीधे अंदर आ जा रहे हैं। मतलब आप किसी चीज को जमा होने के बजाय सीधे अंदर क्या कर दे रहे हो, अंदर खींच रहा है ये पार्टिकल।
तो ये कंपाउंड जो है अंदर पार्टिकल को खींच रहा है, तो एब्जॉर्प्शन ये हो गया और एडजॉर्प्शन ये हो गया। आए रे बच्चों समझ में, हाँ या ना बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये तो डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। अब सर देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन द एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। In adsorption, the substance is concentrated only at the surface and does not penetrate through the surface of the bulb. In adsorption, the surface is concentrated only at the surface. जाहिर सी बात है कि सर वो जमा हो जाता है, ठीक है ना। और एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, ठीक है ना, और सीधे अंदर आ जा रहा है। ये जो है प्रोसीजर मैंने आपको बताया, ठीक है ना। बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ऑल्सो। दिस टर्म, इस टर्म को बोलते हैं सॉर्प्शन। सॉर्प्शन का मतलब हो गया कि सर अगर आपका एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ अगर किए जाते हैं ना, तो ये जो प्रोसीजर होती है इसको बोलते हैं सॉर्प्शन। सॉर्प्शन का मतलब हो गया कि अगर सर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होते हैं, और इसका मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, देखिए एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों सर एक साथ होते हैं, तो उसको बोलते हैं सॉर्प्शन। सॉर्प्शन में यहाँ पे देखिए कैसे बना रहा हूँ, ये पार्टिकल है, ऐसे पार्टिकल हैं, और ये कुछ पार्टिकल इसके ऊपर जमा हो गए। देख लीजिए, तो सर ये जो हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका सॉर्प्शन हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉर्प्शन बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही, बोलो रे हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है ना, ये जो लेयर है सर इसके ठीक अंदर मतलब इसके ठीक अंदर जो है सर सॉर्प्शन की प्रोसीजर हो रही है। मतलब इसमें एडजॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन दोनों के दोनों प्रोसीजर एक साथ हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसमें हम लोग जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। सर एडजॉर्प्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए चाहूं तो मैं चैप्टर इसको आज ही खत्म कर दूं, लेकिन इतना जल्दी भी खत्म करना ठीक नहीं है। देखो एडजॉर्प्शन arises due to the fact that surface particle of the adsorbent are not in the same environment। जो एडजॉर्बेंट के सरफेस पार्टिकल होते हैं वो सेम इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं एज द पार्टिकल इनसाइड द बल्ब, और अंदर वाले पार्टिकल जो है वो भी सेम इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं, ठीक है ना। एडजॉर्बेंट इनसाइड द adsorbent, all the forces acting between particle are mutually balanced, ठीक है ना। But on the surface of particle are not surrounded by atom or molecule of their kind or size। कहने का ये मतलब है बच्चों, मैं इसकी एक पूरी कहानी समझा देता हूँ आपको, इस लाइन में क्या बोल रहा है। इसमें ये बोला गया है कि सर सपोज आपके पास इस तरीके से कोई एक सरफेस, अब इस सरफेस में होता क्या है, इसके ये पार्टिकल जो है ऐसे लगे हुए रहते हैं, देखिए ठीक है ना। अब इसके जो अंदर के पार्टिकल होते हैं ना बच्चों, जो इसके अंदर के पार्टिकल होते हैं ना सर, ये जो अंदर के पार्टिकल होते हैं ये इन्वायरमेंटली अंदर और इसके जो है
सरफेस के पार्टिकल इन्वायरमेंटली बैलेंस्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो जब ये इन्वायरमेंटली बैलेंस नहीं है तो हम लोग ये क्या करते हैं, तो इसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो अनबैलेंस्ड इनके अंदर ये बैलेंस नहीं होते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है बच्चों, अनबैलेंस्ड हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, और या उसको बोलते हैं अनबैलेंस, या इसको बोलते हैं रेजिडुअल फोर्सेस। सर ये अनबैलेंस्ड और जो ये रेजिडुअल फोर्सेस होते हैं, इनकी वजह से ये क्या होता है कि ये जो है रेजिडुअल फोर्स की वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब होता है ना, तो ये बाहर से क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। जब इनके अंदर क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है these forces of the unadsorbent are responsible for attracting the adsorbent particle on its surface। ये जो फोर्सेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो बाहर साइड के एडजॉर्बेट के पार्टिकल है ना, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर इनके अंदर क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस होता है। ये अपनी तरफ हमेशा क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। The extent of adsorption increases with increase of surface area। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा ना, तो उसके अंदर उतना ज्यादा जो है क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स जनरेट होगा। आप ज्यादा से ज्यादा उसका सरफेस को और ज्यादा बढ़ा दीजिएगा। जब ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप सरफेस को और भी ज्यादा बढ़ाओगे ना, तो वो क्या करता है कि उसके अंदर अनबैलेंस्ड फोर्सेस उतने ज्यादा जनरेट होते हैं, वो अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, सामने वाले पार्टिकल को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। यहां तक समझ में आया ना बच्चों बात, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। और अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फीचरिंग एडजॉर्प्शन इज द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्सेस ऑफ द सरफेस, देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी व्हिच अपीयर्स एट हीट। कहने का मतलब ये हो गया कि जब एडजॉर्प्शन होता है तो वहां पे हमेशा क्या होता है, रेजिडुअल फोर्स कम होते हैं, ठीक है ना, और एनर्जी सरफेस की क्या होती है, कम हो जाती है। तो हम लोग बोलते हैं कि उस टाइम पे सरफेस का हीट क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो दैट्स व्हाई इसी को इसलिए बोलते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बोल। समझ में आई बात क्या, बोलो रे बच्चों। और ध्यान, एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसीजर है, क्योंकि सर यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, तो डेल्टा एच की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है सर, नेगेटिव हो जाएगी। इसके लिए एक्सोथर्मिक प्रोसीजर होती है, तो सर यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू है ना बच्चों, वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव होती है क्यों, क्योंकि सर ये प्रोसीजर आपको थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना। इन अदर वर्ड मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेल्टा एच ऑफ, यहाँ पे मैं देखिए ऑलवेज नेगेटिव होती है व्हेन ए गैस इज एडजॉर्बेट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल बिकम रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है ना। तो आप देखिए, जब जब आप देख रहे हैं कोई भी सरफेस एरिया, कोई भी सरफेस जब गैस के पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, तो जो एडजॉर्बेट के पार्टिकल थे, बहुत सारे पार्टिकल थे, वो क्या हो जाएंगे, एक सरफेस के ऊपर जमा हो जाएंगे। एक सरफेस के ऊपर सर जब वो जमा होंगे ना, तो सर जब जमा होंगे वो, तो उनके अंदर की जो फ्रीडम होगी ना, इधर उधर भटकने की जो आदत होगी, तो फ्रीडम होगी ना, वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सर सामने जो सरफेस के अंदर का रेजिडुअल फोर्स है, वो उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो जब बच्चों रेजिडुअल फोर्स अपनी तरफ खींचेगा, तो आप मुझे एक बात सही से बताइए, सर जब रेजिडुअल फोर्सेस उसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो ऑलरेडी फ्रीडम कम हो जाएगी, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द गैस। तो एंट्रोपी ऑलवेज क्या हो जाएगी सर, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, नेगेटिव। ठीक है ना। एडजॉर्प्शन ऑफ दस accompanied by the decrease in enthalpy as well as decrease in entropy of the system। तो मतलब डेल्टा एच की वैल्यू भी सर आपने कहा सर नेगेटिव ही होगी, दोनों के दोनों जो है डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे तो हम लोग जो है यहाँ पे डेल्टा एच भी यहाँ पे मस्ट भी नेगेटिव होना चाहिए।
डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, तो गिब्स एनर्जी के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करें। देख लीजिएगा, कोई भी अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं इसमें बेसिकली क्या होता है ना सर, ये जो प्रोसीजर होती है इसमें एक बात तो ये आपको पता लग गया सर, ये डेल्टा जी की जो वैल्यू भी हो रही है ना सर, ये ऑलरेडी नेगेटिव हो रही है। ठीक है ना, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और डेल्टा एस की वैल्यू आप देख रहे हैं नेगेटिव हो रही है, तभी ये एंट्रोपी की जो सॉरी तभी ये एडजॉर्प्शन की प्रोसीजर क्या हो रही है, साइमल्टेनियस हो। तो हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसीजर हो रही है। मतलब सर अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो एडजॉर्प्शन में क्या हो जा रहा है, एडजॉर्प्शन में स्पॉन्टेनियस प्रोसीजर हो जाएगा। पढ़ा होगा ना थर्मोडायनेमिक में आप लोगों ने, हमेशा डेल्टा एस पॉजिटिव होने पे ही क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी आती है। लेकिन सर एडजॉर्प्शन में ठीक उल्टा होता है। एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है, फ्रीडम कम हो जा रही है ना पार्टिकल की। सर जब पार्टिकल की फ्रीडम ही कम होगी तो कहां से स्पॉन्टेनियस पॉजिटिव, नेगेटिव में ही तो स्पॉन्टेनियस होगा। अरे पढ़ा तो है ना बच्चों, थर्मोडायनेमिक में बोलो। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात बतानी थी मुझे आप लोगों को, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया, समझ गए होंगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं जी। देखो बच्चों, अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एडजॉर्प्शन के सर क्या क्या टाइप्स होते हैं, आइए जानने की कोशिश। Types of adsorption. There are mainly two types of adsorption of gases on solid. if accumulation, देखो हमारे पास बेसिकली दो ही टाइप के एडजॉर्प्शन होते हैं। पहला टाइप का हम लोग बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, और सर दूसरे टाइप का हमारे पास होता है केमिकल। ठीक है ना सर, एक तो आपका हो गया फिजिकल एडजॉर्प्शन, दूसरा हो गया केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजॉप्शन के नाम से भी जानते हैं, और केमिकल ऑब्जॉर्प्शन को केमियोप्शन के नाम से भी जानते हैं। सर फिजिकल एडजॉर्प्शन किसको बोलते हैं बच्चों, जब ये आपका एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच का जो बॉन्ड है ना, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच का जो बॉन्ड है ना सर बच्चों, अगर ये फिजिकल बॉन्ड होता है, फिजिकल बॉन्ड का मतलब हो गया कि सर या तो हम लोग ये बोलते हैं ये जो है व्हेन द गैसेस एटम और गैसेस मॉलिक्यूल और एटम आर हेल्ड टू द सॉलिड सरफेस बाय, सॉरी इसकी डेफिनेशन यहां से लिखी हुई है इसमें।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट बेटा है। सॉरी बच्चों, सॉरी बच्चों। ओके बच्चों, तो आपसे मैं ये कह रहा था सर, फिजियोप्शन क्या हो गया,
कि सर अगर आप ये बोलेंगे जो गैस के पार्टिकल है ना, ठीक है, यहाँ पे लिखा है देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ दैट if accumulation of gas on the surface of solid occurs on account of van der Waals weak van der Waals forces। कहने का मतलब ये है सर सपोज ये एडजॉर्बेंट है, अब एडजॉर्बेंट है और ये एडजॉर्बेट है, सर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट ये हो गया, तो सर ये दोनों के बीच में देखो बच्चों, अगर इन दोनों के बीच में बच्चों अगर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, सर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना ये फिजिकल है ना, तो फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यह कहने का मतलब है वीक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फिजिकल फोर्सेस होते हैं वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस है, डाइपोल फोर्सेस होते हैं, तो या मैं इसको बोलूंगा सर ये अगर वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस है। तो इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। इसको क्या बोलते हैं सर? फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा में यहाँ पे है व्हेन द गैसेस मॉलिक्यूल और एटम आर हेल्ड टू द सरफेस सॉलिड बाय केमिकल बॉन्ड। अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच का जो बॉन्ड अगर क्या है केमिकल एडजॉर्प्शन है, तो उसको बोलते हैं बच्चों, अगर केमिकल बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, तो इसको बोलते हैं केमियोजॉर्प्शन। Chemical bond may be covalent or ionic in nature. Chemiojorption involve a high energy of activation, ठीक है ना। ये सब इसमें थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, आप बढ़िया से इसको पढ़ के इसको नोट्स में नोट कर लीजिएगा। कुछ है नहीं, मैं क्या करूं, खाली थ्योरी है वो, समझ, खाली थ्योरी पढ़नी है, बस थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। और ये एक्चुअली बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसका ज्यादा रोल नहीं है, वैसे भी आईआईटी जेई में भी नहीं है, मेडिकल में भी नहीं है, बट एक्चुअली क्या होता है ना, इस चैप्टर को लास्ट में पढ़ाना चाहिए था। मैंने सोचा यार कि एक साइड से कर देते हैं, तो सबको आगे बढ़ा देते हैं, एक साइड से बढ़ाते जाते हैं, काहे को पीछे को रोकना लफड़े को, क्यों? वरना मुझे आज आपको, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब पढ़ा हुआ है क्या? अरे हाँ या ना तो बोलो, ये सब पढ़ा हुआ है क्या आप लोगों ने? अरे हाँ या ना तो बोलो। सर जीओसी पढ़ना है। अब जीओसी कहाँ पढ़ेगा भैया, पिछले साल क्या किया तुमने? फोरम, अरे मैम सर पढ़ लिया है, जीओसी पढ़ लिया है ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा रिएक्शन मैकेनिज्म सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है ना? SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन, ये सब पढ़ा हुआ है ना सभी बच्चों ने? सर वो जीओसी एक बार खाली रिवाइज करवा देना थोड़ा। यस सर। देखो जीओसी अगर मैं रिवाइज कराऊंगा ना, तो जीओसी में एक ऐसी पीडीएफ लाऊंगा, उसमें आपको एक दिन में ही या पूरा बताना पड़ेगा, या 2 दिन के लेक्चर, 1 या 2 दिन के लेक्चर में पूरा बताना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जीओसी 20-25 दिन का लेक्चर होता है, तो उसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, है ना। जीओसी में जैसे आपको मैं बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, पढ़ा होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्री रेडिकल पढ़ा होगा, और कार्बेनाइन पढ़े होंगे, और जो है एरोमेटिसिटी पढ़ी होगी, एसिड बेस पढ़ा होगा, ये सब पढ़ा है ना। भूमिका, भूमिका ये पढ़ा है क्या? फोरम पढ़ा है बेटा ये आप लोगों ने? भूमिका आपकी तो आवाज ही नहीं आती बेटा, क्यों? तो बोलती हूँ। जोर से बोलो ना, क्या बोल रही हो, मैंने तो सुना ही नहीं। फोरम तुमने पढ़ा हुआ है क्या? यस सर पढ़ा हुआ है, पर अभी थोड़ा थोड़ा चला गया माइंड में से। अच्छा, लेकिन उसको माइंड में लाना है, समझ रहे हैं ना। जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, नहीं तो वो सब हवा में चलेगा। तो पहले मैं आपको बता, इस चैप्टर को मैं ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन में खत्म कर दूंगा, तो मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। अच्छा एक और चैप्टर बचा हुआ है ना आपका, कौन सा? सॉलिड स्टेट। सॉलिड बचा हुआ है क्या, या पढ़ा दिया?
क्या करें, पहले सॉलिड पढ़ाएं या सीधे ऑर्गेनिक पढ़ाएं, बोलो। सर जैसा आपको ठीक लगे। जैसा नहीं यार, आप लोगों को बताओ आपका कैसा चलता है उधर, बताओ। अपन तो कहीं से भी शुरू कर देगा। सर ये जीओसी अब नेक्स्ट लेक्चर में करवाओगे रिलैक्स? मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास एक चैप्टर और बचा हुआ है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का, सॉलिड स्टेट। और अगर आप बोलते हैं सर पहले सॉलिड को, या आप बोलते हैं या सेकंड बुक ऑर्गेनिक को पढ़ाओ पहले, तो कैसे क्या करना, क्या बता रहे, क्या करना है ये बोलो। नहीं समझा दोस्त। प्राची, प्राची आप बताओ क्या करना है। प्राची, इस क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो लेक्चर चला चला देते हैं और सो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। ऐसे बच्चे हैं इस क्लास में बहुत सारे। मैं बेसिकली जब भी मैंने एक चीज देखा, जब भी मैं लेक्चर को आप लोगों को बोलता हूँ एंड कर रहा हूँ, तो मैं ऑन द स्पॉट एंड नहीं करता हूँ। मैं, जो बच्चे क्लास में रहते हैं वो तो तुरंत लेफ्ट कर लेते हैं ग्रुप। अब जो नहीं रहते हैं, तो मैं अगर 20 मिनट भी उसको बाद भी करूँ ना, या रात को 10 बजे भी करूँ ना, तो मुझे लगता है उनका वैसे ही रहता है, क्योंकि वो रहते ही नहीं ना क्लास में। बहुत सारे बच्चों का मैंने ऐसा भी देखा। कल सोच के बताना करना क्या है, सॉलिड पढ़ाना है या आपको ऑर्गेनिक शुरू करनी है, ठीक है ना, ये आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आपके। सर सॉलिड सॉलिड ही पढ़ाना पहले। ये सॉलिड स्टेट पहले खत्म कर दो। अच्छा, सॉलिड ही पढ़ना है क्या? सॉलिड ही पढ़ना है ना सभी को? यस सर। यस सर। तो सॉलिड अगर पढ़ना है तो ठीक है, सॉलिड भी करा देते हैं 1-2 दिन में। ये बस कंप्लीट होने वाला है। चलो, तो कैरेक्टर्स ऑफ फिजॉप्शन क्या है? लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, a given surface of adsorbent does not show any preference for a particular gas as van der Waal, ठीक है ना, आर यूनिवर्स, ठीक है ना। ये किसी स्पेसिफिक गैस को जो है, कोई भी गैस जो है एक फिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या जो है एक प्रेफरेंस नहीं देती है। ये इसके बारे में लिखा हुआ है। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट कैसा होना चाहिए कि सर आसानी से लिक्विफाई करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब इसमें थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। सीधे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सर ये सब थोड़ा बहुत दिया हुआ है। ऐसी कैरेक्टर्स ऑफ केमियोजॉप्शन है। बेसिकली आपको पढ़ना क्या है बच्चों, बोर्ड में ये बेसिकली आएगा, और बोर्ड में ये आएगा तो आपको ये वाला टॉपिक थोड़ा सा ये पढ़ना है आपको। डिफरेंस बिटवीन द फिजॉप्शन एंड केमियोजॉप्शन, तो यही है। अराइजेस वंडरवाल फोर्स इसमें रहता है, इसमें केमिकल फोर्स रहता है। डज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इसके लिए जीवन में कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे मेरे लिए आप लोगों में से कोई स्पेशल नहीं है, मेरे लिए आप सब लोग बराबर हो। सो दैट्स व्हाई सेम इसकी कहानी भी है। इट इज द हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, इसका फिक्स रहता है, एक ही चीज को पर्टिकुलर जो है इसका रहता है, ठीक है ना। और ये आपका रिवर्सिबल होता है सर, और ये सर आपका इरिवर्सिबल होता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, ये जो है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड्स करता है, ठीक है ना। और मोर इजली लिक्विफाइबल गैस है, आसानी से ये हो जाता है। इसका ये इस तरीके से थोड़ा बहुत देख, ठीक है बच्चों, देख लीजिएगा बढ़िया से इसको, लेकिन बस थोड़ा सा याद करना है, मेरा काम है इसमें आपको बताना है कौन कौन सा आपको बेसिकली पढ़ना है। ये भी थोड़ा बहुत है, देख रहे हैं। अच्छा, अब सर एक और बड़ी बात यहाँ पे हम लोगों को दी हुई है, इसको हम लोग पढ़ते हैं सर। 1 मिनट है।
तो बच्चों आपको ये कह रहे थे कि सर ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की बात कर रहे हैं, आइए सर इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं सर। तो देखो बच्चों क्या है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किसको बोलते हैं? द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस। एक्चुअली आइसोथर्म का मतलब होता है, आइसोथर्म का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्म का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोगों को बेसिकली ये बात करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द अमाउंट ऑफ गैस adsorbed by adsorbent with pressure at constant temperature can be expressed by means a curve adsorption। मतलब वो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ गैस, अगर आप अमाउंट ऑफ गैस, बच्चों अगर आप अमाउंट ऑफ गैस वर्सेस प्रेशर के बीच का एक ग्राफ खींचोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर के बीच का एक ग्राफ खींचोगे ना, तो वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, उसको बोला जाता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सर अब ये जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, ये हमारे पास अलग अलग टाइप का होता है। देख रहा हूं मैं पहले ही कितना है, चैप्टर बड़ा लंबा है यार, कुछ नहीं है जो कि इसमें उतना खास इंपॉर्टेंट है, बड़ा लंबा ही, ये फालतू की बात है। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करना ही आप लोगों का काम। ये देखो बहुत दिन खा जाएगा ऐसे, थोड़ा बोरिंग भी है ये, कोई बात नहीं, बोर नहीं होने का है, मस्त होके मजे मजे में इसको पढ़ो, ठीक है ना। अब देखो भैया, तो यहाँ पे हमारे पास ये है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है ना। सर ये जो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में। और बच्चों में कल के लेक्चर में इसमें काफी आगे तक पढ़ा दूंगा कल भी, कैटलिस्ट तक कंप्लीट कर दूंगा। कंप्लीट क्या करना है तो सुनो, थोड़ा सा आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुकलेट है क्या सबके पास? यस यस सर। सबके पास ही है ना, या दो चार लोगों के पास ओनली? यस सर। तो बच्चों मेन बात ये है कि उस एनसीईआरटी की बुक को पढ़ के आइए अपने घर से, समझ रहे हैं ना। बस मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा इस चैप्टर में, इस चैप्टर में कुछ है नहीं ना, तो कुछ ऐसा है नहीं, वो ज्यादा आएगा भी नहीं एग्जाम में, तो फालतू क्यों करना उसको। तो जैसा भी होता है मैं आपसे बातचीत करता हूँ। फिलहाल के लिए हम लोग लेक्चर को रख देते हैं, ठीक है ना। रखें बच्चों, इनफ हो गए। थैंक यू सर, बाय सर। चलो Thank ओके you. बच्चों, थैंक यू सर, बाय। ओके थैंक यू सर, बाय। ओके ओके।